दूसरी तरफ उसी वक्त पे राघव नीचे आता है तो उसके पास रोहन, सानिया और अमित आते हैं। दिव्या नहीं आ पाती थी क्योंकि उसके घर पे कोई काम था तो अमित भावुक होके कहता है, ये सब कैसे हुआ? अभी तक तो पायल ठीक थी। फिर अचानक से सानिया कहती है, हम श्रुति को भी कॉल कर रहे थे लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही है, पता नहीं उसकी हालत क्या होगी। वो पायल को बहुत मानती है। राघव उन सब की बात सुन के उन्हें देखते हुए बोलता है, अब जो होना था सो हो गया। रही बात श्रुति की, वो कुछ कहता कि उसे याद आता है कि वो अभी भी अभय के साथ होगी, इसलिए उसका फोन नहीं उठा रही होगी। ये सब सोचते हुए बोलता है, शायद वो सो गई हों थक के, क्योंकि आज का दिन काफी हेक्टिक था। तो रोहन कहता है, हाँ तू सही कह रहा है, हम सब उससे सुबह मिलने चलेंगे। तो राघव बस सर को हाँ में हिला देता है। तभी दाई माँ सबको कहती है कि सब आके डिनर कर ले। तो सब दाई माँ को मना न करने की वजह से बिन मन के सब बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पे। दूसरी तरफ श्रुति किसी तरह अपने घबराहट पे काबू पाके अपने कदम को आगे बढ़ाती है और तेज से कहती है, कहाँ हो तुम? देखो तुमने हमें बुलाया, हम चले आए, कहाँ हो तुम? वो ये सब कहते हुए अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाए जा रही थी। वो जैसे ही एक स्ट्रीट लाइट के नीचे पहुंचती है, अचानक से वहां की सारी रोशनी चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। वहां पे अचानक से अंधेरा देख के श्रुति के हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी उसके ज़हन में अपने भाई का ख्याल आता है तो वो हड़बड़ाते हुए अपना फ़ोन निकालती है और घबराहट में कॉल कर देती है। दूसरी तरफ से जैसे ही फ़ोन उठता है तो वो उधर की आवाज़ सुने बिना ही घबराहट में श्रुति बोल पड़ती है, सागर तुम थोड़ी देर हमसे बात कर लो, यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है और तुम्हें तो पता है कि हमें अंधेरे से कितना डर लगता है। इसलिए वो इतना कह ही रही थी कि अचानक से श्रुति की आवाज़ दूसरी तरफ जाना बंद हो गया था। तो उधर से अभय परेशान होके बोलता है, हेलो हेलो। जब कोई आवाज़ नहीं आती है तो वो फ़ोन को घूरने लगता है। फिर एक बार दोबारा से उस पे कॉल करने लगता है। जब उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था तो वो परेशान सा सोचने लगता है कि ये लड़की अब किस मुसीबत में पड़ गई। दूसरी तरफ श्रुति अपने फ़ोन के बैटरी को डेढ़ देख मन में कहती है, शीट यार, इस बैटरी को भी अभी खत्म होना था। दूसरी तरफ अभय को इतना परेशान देख अभय के पापा यानी धनराज जी और अर्जुन दोनों उसे देखने लगते हैं। तीनों साथ में बैठ के किसी एक केस पे बात कर रहे थे। अभय को परेशान देख धनराज जी कहते हैं, क्या हुआ? अभय तो अभी उनकी तरफ देख के कहता है, पापा सॉरी, अभी मुझे जाना होगा। इतना कह के वो किसी से कुछ कहे बिना वहां से निकल जाता है। अर्जुन उसे ऐसे जाता देख के धनराज से कहता है, पापा ये छोटे को अचानक से क्या हो गया? अभी तक तो सब ठीक था, ऐसा क्या हुआ फ़ोन कॉल पे जिसकी वजह से वो हमें बिना कुछ बताए ही निकल गया? उसकी बात सुन के धनराज जी उसे देखते हुए कहता है, बेटे जहां आप बैठे हुए हैं वहीं पे मैं भी हूं, और रही बात आपके छोटे की तो उनके दिमाग में कब क्या चलता है ये कोई नहीं जानता, समझे आप? इतना कहते हुए दोनों बस हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, फिर अपना काम पे लग जाते हैं। इधर अभय बाहर निकलते हुए ही बार बार श्रुति के नंबर को मिला रहा था, लेकिन अब उसे उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। तब तक वो अपने कार के पास पहुंच जाता है और गुस्से से अपने कार पे हथेली से मार देता है और कहता है, इस लड़की को एक पल का भी सुकून नहीं है। इतनी रात में ये लड़की अब कहाँ चली गई, कैसे पता करूं? और उसकी आवाज़ इतनी घबराई क्यों हुई थी? तभी उसे कुछ ध्यान आता है तो वो उसी कैब ड्राइवर को कॉल करता है जिसका नंबर उसने उससे लिए था। तो कैब ड्राइवर फ़ोन उठा के उसे सारी बात बता देता है जो वो सुना होता है। और जगह भी ये सुनते ही अभय कार में बैठता है और तुरंत अपनी कार को देहरादून के बाहरी इलाके की तरफ ले लेता है। अभय कार को ड्राइव कर रहा ही होता है कि उसका फ़ोन बजाता है। तो अभय एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को संभालता है और दूसरे हाथ से फ़ोन को उठता है तो उसपे इंस्पेक्टर का कॉल देख वो हैरान होते हुए फ़ोन उठाता है तो उधर से आवाज़ आती है, मिस्टर मल्होत्रा, आशीष भाग गए हैं हमारे गिरफ्त से। ये सुनते ही अभय को अब सब समझ में आने लगता है कि श्रुति को वहां पे कौन बुलाया होगा। तभी उधर से आवाज़ आता है, मैं कब से राघव ठाकुर और मिस श्रुति सक्सेना को कॉल कर रहा हूँ ये बताने के लिए, लेकिन उन दोनों में से किसी का कॉल नहीं उठ रहा था तो मैंने आखिरी में आपको कॉल किया। तो अभय कहता है, प्लीज़ आप जितनी जल्दी हो सके देहरादून के आउटर एरिया पे पहुंचिए, मुझे लगता है कि आशीष वहीं पे हो सकता है। इतना कह के वो फ़ोन रख देता है और अपने कार की स्पीड को बढ़ा देता है।
दूसरी तरफ श्रुति खुद को संभालते हुए ही आगे बढ़ रही थी और बार बार कह रही थी कोई है, लेकिन उसके बदले में उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देता है। तभी उसे कुछ आहत आती है तो वो वहीं पे खड़ी होके अपनी मुट्ठियों को भींच लेती है और कस के आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन के वो अब इतना डर जाती है कि वो वहीं पे अपने पैरों के तलवे के बल बैठ के अपने मुंह को घुटने में छिपा के कस के आंखें बंद कर लेती है कि उसे बाहर का अब कुछ दिखे ही न। तभी पीछे से एक आदमी हाथ में चाकू लिए हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। श्रुति इतना घबराई हुई थी, उसे अपने पीछे आने वाले खतरे पे ध्यान ही नहीं जाता है। वो धीरे धीरे अपने कदम को श्रुति की ओर बढ़ रहा था और वो उस पे वार करता कि एक दूसरा इंसान उसके हाथ को पकड़कर उसके मुंह पे हाथ रख लेता है और एक तरफ घसीटता हुआ लेके चला जाता है। तभी अभय भी वहां पहुंच जाता है और जैसे ही कार को रोकता है कि उसके कार के हेडलाइट लाइट की रोशनी की वजह से उसकी नज़र सामने बैठी श्रुति पे जाती है, जो अपने पैरों के तलवे के बल बैठ के घुटने में मुंह छिपाए हुए थी। ये देख के वो तुरंत कार से नीचे उतरता है, फिर उसकी तरफ अपने कदम को बढ़ा देता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। श्रुति को जब एक जाना पहचाना आहत महसूस होता है तो वो अपने सर को उठा के देखती है तो पहले उसे पैर नजर आते हैं, फिर वो धीरे धीरे अपने सर को उठा के ऊपर देखती है तो उसे इस शख्स का चेहरा नहीं दिखता है, क्योंकि कार की रोशनी सीधे श्रुति के चेहरे पे पड़ रही थी और उस शख्स के पीठ पे। लेकिन श्रुति को उस इंसान के आहत और उसके खुशबू से ही समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि अभय है। एक जाने पहचाने आहत को समझ के वो बिना कुछ सोचे समझे खड़ी होती है और एक झटके में अभय के सीने से लग जाती है और उसे कस के पकड़ लेती है। श्रुति के अचानक से इस हरकत पे एक पल के लिए जैसे लगता है कि वहां का सारा वक्त थम सा गया है और अभय किसी मूर्ति की तरह खड़ा होके बस श्रुति को ही देख जा रहा था जो उसके सीने से लगी हुई थी। तभी वो अपने एक हाथ को उठा के जैसे ही उसके पीठ को थपथपाने के लिए होता है कि श्रुति को एहसास होता है कि वो अभय के सीने से लग गई है, वो भी उससे पूछे बिना। तो वो झट से उससे दूर होके उसे सॉरी कहने लगती है। अभय उसे सॉरी का जवाब न दे के अपने हाथ को नीचे कर लेता है, फिर श्रुति पे गुस्सा करते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें हॉस्टल भेजा था न? तो फिर ये सुनते ही श्रुति अपना सर झुका लेती है तो अभय उस पे भड़कते हुए कहता है, तुम्हें क्या जरूरत थी अकेले आने की? डैम इट, जब तुम जानती हो कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो तुम मुझे या राघव को कॉल कर सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हें अकेले ही सारा काम करना होता है। भूलो मत कि तुम कहीं की झांसी की रानी नहीं हो, और अगर हो भी तो झांसी के रानी को भी कभी कभी कुछ चीजों में मदद की जरूरत पड़ जाती है, समझी तुम? श्रुति बस अपने सर को झुकाए उसकी बात सुने जा रही थी। तभी अभय उसे ऐसे सर झुकाए देख के कहता है, अब क्या हुआ? ऐसे सर क्यों झुकाई हो जैसे मैं तुम्हें कोई फांसी की सजा दे रहा हूँ? तो श्रुति सिसकते हुए बोलती है, हाँ तो आप एक तरह से अपनी अदालत में ही खड़ा कर दिया है, फिर अपना ही सुनाए जा रहे हैं जैसे हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उसकी बात सुन के अभय बस उसे देखता ही रह जाता है। कुछ कहने को होता है कि तब तक पुलिस की सायरन उन्हें सुनाई देती है। पुलिस की जीप देख श्रुति अभय की तरफ देख के कहती है, ये पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? तो अभय कहता है, आशीष जेल से भाग गया है और मैं श्योर हूँ कि ये कॉल उसी ने किया है तुम्हें, क्योंकि उसने तुम्हें साफ साफ मारन की धमकी दी हुई है। ये सुन के श्रुति भी हैरान और परेशान हो जाती है। इंस्पेक्टर अभय के पास आता है तो अभय उसे पूरे इलाके की छानबीन करने के लिए कहता है। तो इंस्पेक्टर अपने पीछे खड़े सारे हवलदार को इस पूरे इलाके की छानबीन करने के लिए कहते हैं और वो भी एशिया को ढूंढने लगते हैं। इधर अभय एक तरफ श्रुति को लेके खड़ा था और इंस्पेक्टर के आने का इंतजार कर रहा था। तभी इंस्पेक्टर आके उसे बताते हैं कि यहाँ पे उसे कोई नहीं मिला। तो अभय कुछ सोच के ओके कहता है, फिर उन सबको थैंक यू बोलता है और जल्दी से आशीष को ढूंढने के लिए कह के वहां से श्रुति के साथ निकल जाता है। दूसरी तरफ वो आदमी जो अभी अभी श्रुति पे वार करने जा रहा था, उस शख्स को दूसरा शख्स जमीन पे पटक देता है। तभी वो आदमी कहता है, कौन हो तुम और तुम मुझे जानते नहीं हो क्या कि मैं कौन हूं जो तुम मेरे रास्ते में आ गए हो? ये सुन के वो शख्स कहता है, जिसका चेहरा नहीं दिख रहा होता है। वो कहता है, मुझे पता है कि तू कौन है, तू वही अपने सो कॉल दोस्त सूरज सिंघानिया का चमचा है न? ये सुनते ही आशीष उसे हैरान नजरों से देखने लगता है तो वो शख्स अपने पैरों के तलवे के बल बैठ के झुकता है
जिससे अब उसका चेहरा साफ साफ वहां की हल्की सी रोशनी में नजर आता है। वो उसके गालों को पकड़ के बोलता है, इतना परेशान मत हो, मैं तुम्हारा और उस सूरज का पूरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानता हूँ। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे वार करने का, सोचा भी कैसे तुमने, इतना कह के वो उसे पीटने लगता है। दूसरी तरफ अभय श्रुति को हॉस्टल छोड़ते हुए घर के लिए निकल जाता है और श्रुति बस उसके जाते हुए कार को देख रही होती है और अचानक से अभय को गले लगाना उसे वो याद आ जाता है तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। फिर वो अंदर की तरफ चली जाती है। अगला दिन श्रुति अपने चैम्बर में बैठ के सूरज के बारे में जानने में लगी हुई थी और अपने कुछ पेंडिंग फाइल को देख रही थी। वो अपने काम में इतना व्यस्त थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि सागर उसके चैम्बर में उसके सामने कब से खड़ा है। सागर उसे ऐसे काम करता देख टेबल पे नॉक करता है तो श्रुति अपनी नजरें फाइल और लैपटॉप पे से हटा के ऊपर देखती है तो सागर को अपने सामने खड़ा देख हैरान हो जाती है। सागर उसे बस हैरान देख के मुस्कुरा देता है तो श्रुति उसके पास आके उसे छूते हुए कहती है, तुम सच में यहाँ हो या हम कोई सपना देख रहे हैं। उसकी बात सुन के सागर उसके हाथ के बाजू पे चिमटी काटते हुए कहता है, हम सच में यहाँ हैं आपके पास। तो श्रुति उससे अपने बाजू को सहलाते हुए उसे घूरने लगती है तो सागर प्यार से कहता है, क्या हुआ दी। तो श्रुति को बड़ी बहन के हक से पूरे रौब से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो बनारस में होना चाहिए इस वक्त। तो फिर उसके बाद का जवाब देते हुए सागर कहता है, दी प्लीज आप भूल रही हैं परसों रक्षाबंधन है, हम आपसे राखी बंधवाने के लिए आए। पिछली बार तो आपने ऐसे ही राखी भेज दी लेकिन इस बार हमेशा की तरह हमारे कलाई पे आप बंधेगी रखी। ये सुन के श्रुति बस मुस्कुरा देती है लेकिन अंदर ही अंदर परेशान थी कहीं जो अटैक उस पे हो रहे हैं वो उसके भाई पे न होने लगे। लेकिन वो अपने डर और घबराहट को एक तरफ करके सर को हाँ में हिला देती है। उसकी हाँ सुनते ही सागर कहता है, ठीक है फिर चले कुछ खाने, हमें बहुत तेज भूख लगी हुई है, दी कुछ खिला दो। ये सुनते ही श्रुति अपना बैग उठाती है और टेबल के दूसरी तरफ से चाबी उठा के कहती है, चलो फिर। इतना कह के दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। फिर एक ऑटो को रोक के किसी अच्छे से कैफे में चलने के लिए कहते हैं। कुछ ही देर में दोनों कैफे पहुंचते हैं तो वहां पे सेल्फ सर्विस था तो श्रुति सागर से पूछती है, तुम बताओ क्या खाओगे। तो सागर कहता है, जो आपको पसंद वो लेते आइए, देखिए हम उस टेबल पे बैठे हैं। इतना कह के वो उस तरफ इशारा कर देता है। श्रुति हमें सर हिलाती है। फिर वो ऑर्डर देने के लिए काउंटर की तरफ चली जाती है और सागर उधर जाके बैठ जाता है। तभी उसका फोन बजाता है तो वो फोन निकाल के देखता है तो सूरज का नंबर होता है। ये देख वो मुस्कुरा के बोलता है, फाइनली तुमने हमारे बारे में पता कर लिया सब, लेकिन तब भी तुमने हमारे बारे में पूरा नहीं पता कर पाए होगे क्योंकि जितना हम चाहेंगे उतना ही तुम पता कर सकते हो। क्या समझते हो तुम कि अगर तुम्हारे पास पैसे की ताकत है तो हमारे पास हमारे नॉलेज और दिमाग की ताकत है। ये सब कहते हुए वो फोन उठाता है। उधर से आवाज आता है, सागर सक्सेना, पिता का नाम अर्नव सक्सेना, माँ का नाम नीलम सक्सेना। तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, एक छोटे सी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट करके तुम उनके लिए काम करते हो और तुम अपने बनाए सॉफ्टवेयर को बेचते हो। कुछ ही दिनों में तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा जिससे तुम्हें काफी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तुम्हारा घर वाराणसी में है, इतना काफी है या और कुछ तुम्हारे बारे में जानना बाकी है। उसकी बात सुन के सागर मुस्कुराते हुए कहता है, बस तुम्हें इतना ही पता चला मेरे बारे में, रुको मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम्हें ये तो पता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं पता कि मैं एक बेहतरीन हैकर भी हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सब तुमने खुद से पता कर लिया? नहीं, बल्कि मैंने खुद तुम्हें उतनी इन्फॉर्मेशन दी है, उतनी ही जितनी पाने के लिए तुम परेशान हो रहे थे। उसकी बात सुन के आर्यन गुस्से से कहता है, तेरी तो सागर उसे ताने मारते हुए कहता है, और तुम्हें जहां भी अपनी पावर दिखानी है दिखाओ, लेकिन मेरे दिमाग के पावर से तुम कैसे बचोगे? तो आर्यन अब झुंझलाते हुए कहता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरी तुमसे दुश्मनी क्या है, आखिरकार मैंने तुम्हारा बिगड़ा क्या है? तो सागर कहता है, तुमने मेरे चाहने वालों का बिगड़ा है, बस यही प्रॉब्लम है। अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है कि तुम सोचो कि मेरे किस चाहने वाले को तुमने बिगड़ा है। ओके। तभी उसकी नज़र सामने से आती हुई श्रुति पे जाती है जो अपने दोनों हाथ में प्लेट पकड़े हुए ला रही थी। तो सागर तुरंत उसका फोन कट करता है, फिर अपनी जगह से उठ के श्रुति के हाथ से एक प्लेट ले लेता है और दोनों अपनी जगह आके बैठ जाते हैं और खाने लगते हैं।
खाते हुए ही श्रुति सागर से कहती है, तुम यहाँ कब आए, तुमने ये तो बताया ही नहीं। ये सुन के सागर जो खा रहा होता है उसे ठसका लग जाता है और वो खांसने लगता है। तो श्रुति झट से उसे पानी पीने के लिए देती है तो सागर पानी पीता है, फिर कहता है, अरे दी, हम तो बस 2 घंटे पहले ही आए थे, फिर होटल में अपने सामान को शिफ्ट किया और फिर अभी आपके साथ हैं। उसकी बात सुन के श्रुति बस हाँ में गर्दन हिला देती है। दोनों खाने के बाद बाहर आते हैं तो सागर कहता है, दी हमें कुछ सामान खरीदना है तो किसी सुपरमार्केट चलिए न। ये सुन के श्रुति और सागर दोनों सुपरमार्केट की तरफ के लिए निकल जाते हैं। सुपरमार्केट में सागर अपने लिए सामान ले रहा था और श्रुति चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। तभी उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है तो वो तुरंत उसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है। तभी दर्द में कहराने की आवाज आती है और उस आवाज को सुन के श्रुति तुरंत उस हाथ को छोड़ देती है, क्योंकि वो समझ जाती है ये कोई और नहीं बल्कि राघव है। राघव उसे कोसते हुए कहता है, पार्टनर तुम्हारा हाथ कभी सही से नहीं रहता है क्या? अरे पहले देख तो लिया करो किसके हाथ को पकड़ के मोड़ या तोड़ रही हो। ये सुन के श्रुति की नजर राघव के चेहरे पे जाती है जो दर्द में था और अपने हाथ को सहला रहा था। उसे ऐसे देख के वो उसके हाथ को पकड़ के उसे सहलाते हुए कहती है, सॉरी राघव, वो हमने ध्यान नहीं दिया, हमें लगा कि। तो राघव झल्लाते हुए उसकी बात को बीच में कटाते हुए कहता है, क्या लगा तुम्हें? तुम्हें बस लगता ही है, यही तो प्रॉब्लम है कि तुम्हें बस लगता है। इतना कह के वो मुंह बना लेता है। बगल में रिया खड़ी बस मुस्कुरा रही होती है। फिर श्रुति के पास आके उसके गले लग के कहती है, कैसी हैं दी आप? तो श्रुति भी उसे गले से ला गए हुए बोलती है, हम भी अच्छे हैं। फिर वो उससे अलग होके एक नज़र राघव को देखती है, फिर बोलती है, तुम दोनों अचानक से यहाँ क्यों और ये राघव यहाँ आने के लिए कैसे मान गया? तो राघव मुंह बनाते हुए कहता है, मेरा मन, मैं कहीं भी जाऊँ, यहाँ चाहे मॉल में, समझी तुम? उसकी बात सुन के दोनों बस हंस देती हैं और उन्हें हंसता देख राघव मुंह बना लेता है। तभी पीछे से सागर सामान को देखते हुए उनके पास आते हुए कहता है, दी चलिए बिलिंग करा लेते हैं, हमारा सारा सामान हो गया। वो इतना कह के जैसे ही नज़र उठा के देखता है तो सामने सबसे पहले उसकी नज़र रिया पे जाती है जो खिलखिला के हंस रही होती है। लेकिन अचानक से सागर को देख वो अब शांत हो जाती है। उसे इतने महीनों बाद और ऐसे खुश देख के वो अपलक उसे देखने लगता है और हैरानी की वजह से उसका मुंह खुल जाता है। उसे ऐसे देखता देख राघव और श्रुति पहले एक दूसरे को देखते हैं। फिर श्रुति उसके पास आके उसके मुंह को बंद करते हुए धीरे से उसके कान में कहती है, थोड़ा सा तो लिहाज कर लो ये हमारा, और अगर अब तूने रिया को ऐसे घूरा तो रिया का भाई पक्का तुझ पे मुक्के बरसाएगा, फिर हम न आ रहे बचाने तुम्हें। ये सुनते ही वो तुरंत अपने सर को अपने बहन की तरफ करता है जो उसे ही घूर रही होती है। तभी राघव उनके पास आके कहता है, हेलो सागर। तो सागर भी खुशी खुशी उससे हाथ मिलाते हुए हेलो कहता है। फिर सभी बातें करते हुए बाहर आ जाते हैं। रिया बिल्कुल शांत हो जाती है और उसे सागर का दिया हुआ लिफाफा याद आता है जिसमें उसका और सिद्धार्थ का फोटो होता है। श्रुति सबको बाय बोल के सागर को लेके जा रही होती है कि राघव कहता है, वैसे तुम्हारा भाई कहाँ रुका हुआ है? तो श्रुति रुक के राघव को देख के जवाब देती है, ऑफ कोर्स राघव होटल में, क्योंकि हम उसे अपने हॉस्टल में तो रख नहीं सकते। ये सुन के राघव बस अपने दांत को दिखा देता है। फिर कुछ सोचते हुए कहता है, वो कितने दिन तक होटल में रहेगा, अभी इसके जाने का भी फिक्स नहीं है, तो अगर तुम्हें ठीक लगे तो ये हमारे साथ हमारे घर में रह सकता है। ये सुनते ही श्रुति तुरंत अपने दोनों हाथ को ना में हिलाते हुए कुछ कहती कि सागर के दिमाग में कुछ चलने लगता है तो वो तुरंत अपनी बहन को पीछे करके कहता है, बिल्कुल राघव भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसी बहाने कम से कम घर का खाना तो खाने को मिलेगा, आप तो जानते ही हैं। तो राघव मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तो तुम जल्दी से शिफ्ट हो जाओ या चलो मैं तुम्हारे साथ चल के तुम्हारा सामान ले लेता हूँ, फिर साथ में घर चलते हैं। तो सागर कहता है, अरे भैया आप चिंता मत करिए दी है न, वो हमें आपके घर तक छोड़ देंगी, हम अपना सामान लेके आ जाएंगे, डोंट वरी। तो राघव अब कुछ नहीं कहता है। तो सागर आगे कहता है, वैसे भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राघव कहता है, अरे तुम श्रुति के भाई हो तो मेरे भी भाई हुए, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। तो सागर मुस्कुराते हुए मन में कहता है, वैसे हम तो आपको अपना शाला बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं, अभी भैया ही काफी है, चलो किसी तरह पूरे दिन हमें रिया के पास रहने को तो मिलेगा। सागर अपने सोच में डूबा हुआ था कि राघव और रिया सबको बाय कहते हुए वहां से निकल जाते हैं।
राघव रिया के जाने के बाद श्रुति सागर को घूरते हुए कहती है, क्या था ये सब? तो सागर कहता है, क्या था ये सब? कुछ तो नहीं था। अब चलिए वरना हम सब लेट हो जाएंगे उनके घर जाने पे। इतना कह के वो वहां से निकल जाता है और उसके पीछे श्रुति। दूसरी तरफ एक बंद कमरे में आशीष कैद था। उसे अब होश आ जाता है तो वो अपनी आंखें खोल के देखता है तो उसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे। ये देख के वो बहुत कोशिश करता है वहां से छूटने की, लेकिन छूट नहीं पाता है। फिर वो गुस्से से कहता है, अब मैं कैसे सब बताऊं सूरज को कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। यही सब सोचते हुए वो चारों तरफ देखने लगता है कि कहीं से तो जगह होगा निकलने का, यहाँ से बाहर निकलने का। अभय पुलिस स्टेशन पहुंच के आशीष के बारे में पता करता है, लेकिन अभी तक उन्हें आशीष के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। तो वो पुलिस स्टेशन के बाहर आके खुद से कहता है, आखिर ये गया कहाँ जो मिल नहीं रहा है? कहाँ छिपे हुए हो तुम? वो ये सब सोचते हुए अपने कार में बैठता है, फिर वहां से निकल जाता है। रक्षाबंधन का दिन। श्रुति अभी राघव के घर नहीं आई हुई थी, क्योंकि उसने और रिया ने प्लान किया था कि दोनों एक ही जगह अपने अपने भाइयों को राखी बांधेंगे। तो श्रुति को भी इसमें कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई और वो भी रिया की बात से सहमत हो गई थी। सब नीचे बैठे हुए थे, रिया सबको चाय दे रही थी। तभी सागर आता है और सबको नमस्ते कह के एक तरफ बैठ जाता है। तो राघवेंद्र जी कहते हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही न? तो सागर हंसते हुए कहता है, नहीं अंकल हम ठीक हैं और कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फिर रिया को देख के कहता है, और काफी अपनापन भी लग रहा है यहाँ पे। उसकी बात सुन के राघवेंद्र जी बस मुस्कुरा देते हैं। तभी रिया सागर के सामने चाय का कप उसके सामने कर देती है तो वो उसे देखते हुए उसके हाथ से चाय का कप ले लेता है और उसे एक टक देखने लगता है, जिसे देख के रिया थोड़ी असहज महसूस करने लगती है। उसे ऐसे असहज महसूस करता देख सागर तुरंत अपनी नजरें उस पर से हटा के अपने चाय पीने पे ध्यान देने लगता है। वो चाय की चुस्की ले रहा होता है कि दाई माँ उससे पूछती है कि बेटे आपकी बहन कब तक आएंगी? तो सागर उन्हें देख के कहता है, नमस्ते आंटी, वो बस आ ही रही होंगी कुछ समय में, अभी अभी उनसे बात हुई है, उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। इतना कह के वो अपना चाय पीने लगता है तो दाई माँ भी अब राघवेंद्र से बात करने लगती है। सागर चाय पी के न्यूज़पेपर को देख रहा होता है, तभी उसकी नज़र सामने जाता है जहाँ पे रिया सुरेश से बात कर रही होती है। तो वो न्यूज़पेपर को फोल्ड करके मेज पे रखता है। फिर राघवेंद्र जी और दाई माँ को देखते हुए वो रिया के पास आता है। रिया उसे अपने पास देख के वो उसे पहले एक नज़र देखती है, फिर जाने लगती है। तो सागर धीरे से कहता है, रिया। सागर के बुलाने पे वो वहीं रुक जाती है, लेकिन उसकी तरफ देखती नहीं है। तो सागर कहता है, रिया अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम न हो तो तुम हमारे साथ बाहर चलोगी? वो क्या है न, हमने दी के लिए अभी तक गिफ्ट नहीं लिया है, तो तुम हमारी कुछ मदद कर देना कि किसी लड़कियों को कैसे गिफ्ट पसंद आते हैं तो तुम चल सकती हो। इतना कह के वो अपने मन में कहता है, प्लीज ना मत कहना प्लीज, भगवान जी प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। इधर रिया ये सब सुन के कुछ सोचती है, फिर उसकी तरफ मुड़ के उसे देखते हुए कहती है, ठीक है मैं अभी तैयार होके आती हूँ। इतना कह के वो वहां से चली जाती है। रिया की हाँ सुन के एक पल के लिए उसे विश्वास ही नहीं होता है कि उसने हाँ कह दिया है, लेकिन उसे जब एहसास होता है तो वो भी खुशी खुशी अपने कमरे की तरफ जाके रेडी होने लगता है। 10 मिनट के बाद दोनों नीचे आते हैं और राघवेंद्र जी से इजाजत लेके दोनों मार्केट के लिए निकल जाते हैं। मार्केट आते ही दोनों सबसे पहले एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं। तो रिया एक पेंडेंट की तरफ इशारा करके कहती है, ये दी पे बहुत अच्छा लगेगा और उन्हें बहुत पसंद भी आएगा। उसकी बात सुन ले सागर एक झटके में उस पेंडेंट को पैक करवा लेता है। वो बिलिंग करवा ही रहा होता है कि उसकी नज़र रिया पे जाती है, जो किसी चीज को बड़े ही ध्यान से देख रही होती है। जब सागर की नज़र उस पे जाती है तो वो पायल होता है, जो कि बेहद खूबसूरत था। ये देखते ही वो वहाँ के स्टाफ से कहता है, आप वो पायल भी पैक कर दीजिए। ये सुनते ही वो स्टाफ इस पायल को देख के कहती है, वाओ सर आपकी चॉइस तो काफी अच्छी है। इतना कह के वो उसे भी पैक कर देती है। पैसे देने के बाद दोनों वहां से बाहर आते हैं और रिया अब राघव के लिए गिफ्ट लेती है। तभी सागर का फोन बजता है तो वो तुरंत फोन उठा के उस शॉप से बाहर आके बात करने लगता है। रिया सामान लेते हुए कांच के लगे दरवाजे से सागर को देखती है, तभी उसका गिफ्ट उसे वो दुकानदार पैक करके दे देता है और वो बाहर आती ही है कि उसे दिखता है कि कुछ लोग सागर के सर पे वार कर देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसे वो लोग एक ब्लैक कलर के वैन में डाल रहे होते हैं।
ये देखते ही वो तुरंत दरवाजा खोल के बाहर आती है और उस वैन के पीछे सागर का नाम लेके भागने लगती है, लेकिन तब तक वो वैन वहां से निकल जाता है। उस वैन को अपने आंखों से ओझल होते हुए देखते रिया रोने लगती है और वो जल्दी से ऑटो लेके घर के लिए निकलती है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में अपना फोन लाना ही भूल गई थी कि वो किसी को कॉल करके कुछ बता सके। रिया जब देखती है कि कुछ आदमी सागर के सर पे वार करते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और अब वो आदमी उसे वैन में चढ़ा रहे होते हैं, तो वो तुरंत उस दुकान से बाहर निकलती है और चिल्ला के सागर का नाम लेती, लेकिन तब तक वो वैन चल देती है और वो उसके पीछे सागर का नाम लेते हुए दौड़ने लगती है। लेकिन जब वो उस वैन तक नहीं पहुंच पाती है तो वो तुरंत अपने घर के लिए निकल जाती है, क्योंकि आज वो अपना फोन रखना भी जल्दी जल्दी में भूल गई थी। दूसरी तरफ अभय भी राघव के घर आता है तो उसे देख के राघव मुंह बनाते हुए कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो अभय सबको हेलो बोल के राघव को देखते हुए कहता है, मुझे यहाँ पे रिया ने बुलाया है। तो राघव कहता है, हो ही नहीं सकता। तो अभय कहता है, उसे बुला लो और पूछ लो। इन दोनों के बहस में ही श्रुति भी वहां आ जाती है और दोनों को बहस करता देख कहती है, आप दोनों कभी सुधर नहीं सकते क्या? एक दूसरे के साथ सास बहू की तरह छोटी छोटी बात पे लड़ते रहते हैं। ये सब कहते हुए वो राघवेंद्र जी के और दाई माँ के पैर छू लेती है। उसकी बात सुन के सब मुस्कुरा देते हैं। तभी राघव और अभय एक दूसरे को अजीब तरीके से देख के फिर श्रुति की तरफ देख के एक साथ कहते हैं, सास और बहू हम दोनों, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है न? उन दोनों को एक साथ बोलता देख श्रुति और बाकी सब की हंसी छूट जाती है। तो श्रुति हंसते हुए कहती है, हाँ तो गलत क्या कहा हमने? आप दोनों को बस मौका दे दो, फिर देखो एक दूसरे को ऐसे ऐसे ताने दोगे जो कभी हिंदी सीरियल की सास भी नहीं देती होंगी, और रियल लाइफ के सासों से क्या कंपेयर करना। उसकी बात सुन के दोनों उसे घूरने लगते हैं। तभी राघव उसकी तरफ झपटता है कि श्रुति तुरंत राघवेंद्र जी के बगल में जाके बैठ जाती है और उसे जीभ दिखाने लगती है, जिससे अभय और राघव खिलखिला के हंसने लगते हैं। श्रुति राघवेंद्र जी के बगल में बैठते हुए कहती है, ये रिया और सागर कहाँ हैं? तो राघवेंद्र जी बताते हैं, वो दोनों बाहर गए हैं, आ ही रहे होंगे। उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि रिया रोते और घबराते हुए घर के अंदर आके राघव को बुलाने लगती है, भाई। उसकी आवाज सुन के सब उसकी तरफ देखते हैं। रिया को इतना परेशान और घबराया देख राघव और बाकी सब उसके पास आते हैं और राघव कहता है, क्या हुआ रिया, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और क्यों रोए जा रही हो? फिर उसके पीछे सागर को ना पाक वो उससे आगे सवाल करता है, सागर कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ ही गया था ना? ये सुनते ही रिया रोने लगती है तो राघव उसे अंदर लाके सोफे पे बैठता है, फिर पानी का ग्लास देता है। रिया जब थोड़ा शांत होती है तो वो उससे पूछता है, अब बताओ क्या हुआ, सागर कहाँ है? तुम इतना घबराई क्यों हो? तो रिया सुबकते हुए सबको सब बताने लगती है। उसकी बात सुन के सब हैरान हो जाते हैं और श्रुति वहीं पे किसी मूर्ति की तरह खड़ी हो जाती है। जब अभय की नज़र श्रुति पे जाती है तो वो तुरंत उसके पास आके उसे संभलाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, सागर जहाँ भी होगा मिल जाएगा। तभी राघव भी उसके पास आके कहता है, हाँ हम उसे ढूंढ लेंगे। तभी राघवेंद्र जी किसी से बात करते हुए घर के बाहर चले जाते हैं। श्रुति अब तक बस शांति से खड़ी थी और उसे राघव और अभय देख रहे थे। तभी रिया उसके पास आके कहती है, सॉरी दी, अगर मैं उसे बाहर लेके नहीं जाती तो आज वो यहाँ आपके पास होता, सब मेरी वजह से हुआ। उसकी बात सुन के श्रुति उसका हाथ को पकड़ के कहती, नहीं रिया, ये तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, और रही बात सागर की तो हमें पूरा विश्वास है कि उसे कुछ नहीं होगा। वो ये सब कह रही थी कि उसके पास आर्यन का कॉल आता है, जिसे वो सब की तरफ देखते हुए उठाती है और स्पीकर पे कर देती है। उधर से आवाज आती है, सुश्रुति क्या हाल चाल है तुम्हारा? तो श्रुति सब की तरफ देख के जवाब देती है, सब ठीक है, आप बताइए। तो आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तक तो बहुत परेशान चल रहा था, लेकिन आज मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तो श्रुति उसकी अजीब बातें सुन के कहती है, अच्छी बात है, इंसान को तो बेहतर महसूस करना चाहिए। तो आर्यन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि तुम और तुम्हारे साथ जो हमेशा तुम्हारे साया बन के खड़े रहते हैं वो अब बेहतर महसूस करेंगे। उसकी बात सुन के तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो श्रुति आगे कहती है, आपका मतलब क्या है मिस्टर आर्यन? हम कुछ समझे नहीं। तो आर्यन एक हंसी हंसते हुए कहता है,
देखो तुम्हारे फोन पे एक वीडियो भेज रहा हूँ, शायद वो देख के तुम्हें सब समझ आ जाए। तभी उसके फोन पे बीप की आवाज आती है, तो वो तुरंत आर्यन से बात करना छोड़ के उस वीडियो को ओपन करके देखने लगती है, जिसमें सागर को एक कुर्सी पे बैठा होता है और उसके हाथ पैर रस्सियों से बेहोश बंधा होता है और उसके चेहरे पे चोट के निशान होते हैं, जिसे देख श्रुति की आंखें नम हो जाती हैं। तभी फोन के दूसरी तरफ से आवाज आता है, कैसा लगा मेरा तोहफा। उसकी बात सुन के श्रुति उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, कहीं ऐसा न हो कि कुछ देर बाद ये तोहफा तुम्हें ही नुकसान पहुंचा दे। श्रुति अब समझ चुकी थी आर्यन को सब पता चल चुका है, तो अब उसके सामने गेम खेलने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो भी अब सीधे सीधे उसे बात करती है। उसकी बात सुन के आर्यन झुंझला जाता है और अपने दांत को पीसते हुए कहता है, तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता? भूल रही हो क्या कि तुम्हारा भाई मेरे पास है और मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी बात सुन के श्रुति पूरे एटीट्यूड से बोलती है, डर और हमें तुम जैसे इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं लगता। रही बात हमारे भाई की, तो जिसे तुम हमारी कमजोरी समझ रहे हो, असल में तो वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर नहीं विश्वास है तो आजमा के देख लो, क्योंकि एग्जैक्टली वो 3 घंटे में तुम सब के चंगुल से छूट के वो यहाँ आके अपनी बहन से रखी बंधवा रहा होगा। ये वादा है हमारा तुमसे, और तुम वहां गुस्से में अपने गाजर के प्लेट्स तोड़ रहे होगे। उसे इतना कॉन्फिडेंट देख के आर्यन कहता है, लग रहा तुझे तेरे भाई के किडनैप होने का सदमा लगा है, जिसकी वजह से तू इतनी बहकी बहकी बातें कर रही है। तो श्रुति ना करते हुए कहती है, गलत, हमें कोई सदमा नहीं लगा है, क्योंकि भूलो मत कि हम यूपी वाले हैं और हम यूपी वालों से पंगा लेने का सोचना भी मत, क्योंकि हमारा दिमाग जितना सुलझा होता है उतना ही टेढ़ा भी होता है। हम जितने अच्छे होते हैं न लोगों के लिए, उतने ही बुरे भी तुम जैसे इंसानों के लिए। तो अब तुम अपनी काउंट डाउन शुरू कर दो। और एक बात, अगर तुम्हारे पास आदमियों की कमी न हो तो हमारे भाई की सिक्योरिटी भी बढ़ा देना तुम। ओके, इतना कह के वो फोन रख देती है। दूसरी तरफ आर्यन उसकी बात सुन के गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लेता है और कहता है, देखता हूँ। इधर श्रुति आर्यन से बात करने के बाद एक गहरी सांस लेती है और लड़खड़ाने के लिए होती है कि अभय और राघव दोनों उसे संभाल लेते हैं। रिया भी एक तरफ बर्फ की तरह जम जाती है और उसके आंखों के सामने उसका अतीत नाचने लगता है। सिर्फ उस एक आवाज को सुन के जैसे ही राघव की नजर रिया पे जाता है, तो वो श्रुति को छोड़ के रिया को संभालने लगता है और उससे कहता है, रिया डोंट वरी, सब ठीक होगा। लेकिन रिया उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी, बस उसके आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। तो वो झट से उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके पीठ को थपथपाने लगता है। तभी राघव रिया को संभालते हुए श्रुति से कहता है, तुम रुको, मैं जाके सागर को लेके आता हूँ। तो श्रुति उसके पास आके कहती है, नहीं राघव, हमें हमारे भाई पे पूरा भरोसा है, वो 3 घंटे में यहाँ पे होगा, तुम अभी रिया को संभालो। तो अभय कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, उसकी जान खतरे में है। तो श्रुति कहती है, सर वो हमारा भाई है और हम भी उसकी परवाह करते हैं, लेकिन हमें उसके पे पूरा भरोसा है कि क्योंकि उसने हमसे कहा है कि वो 3 घंटे में वापस आ जाएगा, राखी बंधवाने के मुहूर्त खत्म होने से पहले आ जाएगा। उसकी बात सुन राघव और अभय दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो श्रुति उन्हें ऐसे देख के कहती है, सागर ने ही कहा है कि वो 3 घंटे में आ जाएगा। इतना कह के वो उसे अपने फोन में सागर का आया हुआ मैसेज दिखाती है, जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं। तो श्रुति कहती है, हाँ चिंता न करिए, वो हमारा भाई है, उसे कुछ नहीं होगा। तो रिया खुद को संभाल के राघव से दूर होते हुए कहती है, दी ये आप क्या कह रही हैं? आपको पता है न वो सूरज सिंघानिया है, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया है और सागर उसके कब्जे में है, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। फिर राघव को देख के कहती है, भाई प्लीज आप जाइए और सागर की मदद करिए, कहीं वो उसे मार न दे। रिया की बात सुन के श्रुति उसके पास आती है और कहती है, डोंट वरी रिया, अगर सागर ने कहा है कि वो 3 घंटे में आ जाएगा तो हम सबको उस पे भरोसा रखना चाहिए और उसका इंतजार। तो अभय कहता है, श्रुति ठीक कह रही है। उसकी बात सुन के सब सागर का इंतजार करने लगते हैं। जब 2.5 घंटे के लगभग का समय बीत जाता है तो रिया खुद को संभाल के राघव से दूर होते हुए कहती है, दी अब तक नहीं आया, प्लीज आप कुछ करिए, उसे बचाइए, वो उसे नहीं छोड़ेगा। तो श्रुति उसे इतना परेशान देख के उसके पास आके उसके गाल को छूते हुए कहती है, वो सागर सक्सेना है।
अर्नव सक्सेना का बेटा है। ये नहीं कहते कि वो सूरज सिंघानिया को हरा देगा, लेकिन हम इतना प्यार विश्वास के साथ कहते हैं कि वो उस सूरज को परेशान जरूर कर देगा और वो उसके चंगुल से वो सही सलामत आएगा। इसलिए तुम बस उस पे भरोसा रखो, वो हमारा भाई है, उसे हम बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर उसने हमसे कहा है कि वो 3 घंटे में आएगा तो वो जरूर आएगा। कैसे आएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन आएगा जरूर। उसकी बात सुन के रिया अब शांत होती है और दोनों की नज़र बेसब्री से दरवाजे की तरफ होती है। इधर उसी वक्त सूरज के आदमियों को सागर मार के वहां से भाग जाता है। सूरज उर्फ आर्यन को जैसे ही ये सब पता चलता है तो वो गुस्से से अपने ऑफिस का सारा सामान जमीन पे फेंके देता है और गुस्से से कहता है, अब बस, अब छुप छुप के कोई खेल नहीं होगा, अब सामने से वार होगा और इस बार या तो मैं जीतूंगा और वो मेरी होगी या तो वो जीतेगी। इतना कह के वो किसी को कॉल करता है, फिर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ सब बेसब्री से सागर का इंतजार कर रहे थे। जब सब सागर को अभी तक आया नहीं देखते हैं तो इस बार राघव बोलता है, अब पार्टनर आपके कहने पे हम सब अभी तक रुके हुए थे, लेकिन अब नहीं, पता नहीं सागर कैसा होगा, आप कैसे उसे ऐसे छोड़ सकती हैं, वो तुम्हारा भाई है, मैं जा रहा हूँ उसे लेने। इतना कह के वो जाने के लिए मुड़ता है कि तभी सागर दरवाजे से लड़खड़ाते हुए अंदर आता हुए बोलता है, 1 मिनट, कौन कहाँ जा रहा है? उसकी आवाज सुन के सब उसकी तरफ देखते हैं। उसे देखते ही सबके चेहरे पे खुशी और सुकून आ जाता है। रिया एक लंबी सांस लेके हाथ जोड़ भगवान को शुक्रिया कहती है और श्रुति तुरंत भाग के उसके पास जाकर उसके सीने से लग के कहती है, तुम ठीक तो हो न? तो अगर मजाक करते हुए कहता है, क्या दी हम आपके सामने हैं, इतनी छोटे लगी हुई है और आप ठीक हैं? पूछ रही है। उसकी बात सुन के श्रुति उससे दूर होती है और उसे घूरते हुए कस के उसके कंधे पे मार देती है, जिसकी वजह से सागर के मुंह से दर्द की वजह से आह की आवाज निकल जाती है। सागर को दर्द में देख के श्रुति तुरंत उसे सॉरी बोलती है, फिर उसके कंधे को सहलाने लगती है, जिसे देख के सब हंस देते हैं। तभी वो श्रुति के कंधे का सहारा लेके वो अंदर आते हुए अपनी बहन को ताने देते हुए कहता है, क्या दी आप कैसी हो, आप हमें बचा भी नहीं सकती थी? तभी रिया उसके पास आके उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहती है, तुम ठीक तो हो न? उस सूरज ने तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं ना? सागर जैसे ही रिया की परेशान आवाज सुनता है और उसे खुद की परवाह करते हुए देखता है तो सागर तुरंत श्रुति के कंधे पे से हाथ हटाते हुए बोलता है, आदि हटो, हमसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा है, बैठने दो। इतना कह के वो जाने के लिए होता है कि श्रुति उसका रास्ता नहीं छोड़ती है तो वो उसे एक आंख मारते हुए बोलता है, और दी हटो न, दिख नहीं रहा आपको कि हमें कितनी चोट लगी है और दर्द भी हो रहा है? इतना कह के वो जल्दी से सोफे पे बैठ जाता है। उसका नाटक वहां पे सभी देख रहे होते हैं। तभी रिया उसके पास आके कहती है, तुम 2 मिनट यहीं पे बैठी, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। तो सागर मुस्कुराते हुए हाँ कहता है तो रिया फर्स्ट एड बॉक्स लेने चली जाती है। श्रुति सागर का नाटक देख के उसे घूर रही होती है। बस तभी रिया फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है तो राघव उसका हाथ पकड़ के उसे रोकते हुए कहता है, तुम रहने दो रिया, मैं देख लेता हूँ इसे। वो क्या है न, लड़के अच्छे मलहम पट्टी के साथ मसाज भी कर लेते हैं। राघव का इशारा सागर समझ जाता है। तभी वो राघव को अपनी तरफ बढ़ के देखते हुए कहता है, अरे दी, हमारा चोट ठीक हो गया है, शायद वो अकड़ हो गई थी तो अब ठीक है, चलिए जल्दी से आप राखी बांधिए आप। इतना कह के वो सबको देखने लगता है, जिसकी हालत पे सब मंद मंद बस मुस्कुरा रहे थे। अब तक राघवेंद्र जी भी आ गए थे, वो भी सागर का हाल चाल पूछ के और कमीशन को सूरज को पकड़ने के लिए कह के वो भी अब बैठ के बच्चों के मस्ती में शामिल थे। सागर की बात सुन के राघव कहता है, हाँ मुझे लगा ही था, इसीलिए तो मैंने कहा लाओ मैं तुम्हारा बैंडेज करता हूँ। उसकी बात सुन के सागर बस हंस देता है और श्रुति उसे बस घूर रही होती है। इन सब के बाद श्रुति सागर की पट्टी करती है और चोट पे मलहम लगती है। तभी राघवेंद्र जी कहते हैं, अब जल्दी से आप सभी अपने भाई को राखी बांधिए। तो दाई माँ सबसे पहले अपना आरती का थाल उठा के राघवेंद्र जी की आरती उतारते हुए कुमकुम लगती है, फिर उनके कलाई पे रखी बांध के उन्हें मीठा खिलाती है। तो राघवेंद्र जी भी खुशी खुशी उन्हें मीठा खिलाते हैं। फिर एक तोहफा निकाल के दाई माँ की तरफ बढ़ा देते हैं। तो दाई माँ कहती है, इसकी क्या जरूरत थी भाई साहब? तो राघवेंद्र जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये हमारी बहन के लिए है, इसकी जरूरत क्यों नहीं है? इतना कहते हुए वो उन्हें उनका तोहफा दे देते हैं। दाई माँ के बाद रिया और श्रुति साथ में राखी बांधती है। श्रुति पहले सागर की आरती उतारती है,
फिर कुमकुम लगा के अपना और शावी दोनों का रखी उसके कलाई पे बांध देती है। शावी के मुंबई होने की वजह से और न आ पाने की वजह से इस बार का रखी उसने भिजवा दिया था। दूसरी तरफ रिया पहले राघव को राखी बांधती है, फिर अभय को बांधते हुए कहती है, थैंक यू भैया। ये देख के राघव मुंह बनाते हुए कहता है, तुम इन्हें थैंक यू क्यों बोल रही हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ न। उसके इस बचकानी बात पे सभी हंस देते हैं तो अभय रिया के सर पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। तुम्हें जब भी हम दोनों में किसी की भी जरूरत हो या मेरी जब भी जरूरत हो, बेहिचक तुम मुझे कॉल कर देना। ये सुन के रिया मुस्कुरा देती है तो राघव कहता है, उसके पास मैं अपनी बहन का अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ, आपकी जरूरत नहीं है। तो राघवेंद्र जी अब उसे डांट लगाते हुए कहते हैं, राघव ये गलत बात है। तो राघव भी किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह बना लेता है। राखी बंधवाने के बाद अभय रिया को गिफ्ट देता है, फिर उठते हुए कहता है, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे भी कुछ काम है। नमस्ते। तभी राघवेंद्र जी कहते हैं, बेटे जब आप यहाँ तक आए ही हैं तो थोड़ी देर रुक के हम सब के साथ खाना खा के जाए। तो अभय कहता है, अंकल जी आप तो जानते हैं कि हम वकीलों के पास समय की कितनी दिक्कत होती है। तो राघवेंद्र जी मुस्कुरा देते हैं। तभी अभय आगे कहता है, लेकिन मैं अगली बार जरूर आप सब के साथ खाना खाऊंगा, लेकिन अभी किसी जरूरी काम से जाना है। तो जरूरी है? तो राघवेंद्र जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन दोबारा जरूर आएगा। तो अभय हाँ में सर हिलाता है, फिर वहां से जाने लगता है। तो श्रुति उसे बस जाते देख रही होती है और अभय उसे बाय बोल के वहां से चला जाता है। अभय के जाने के बाद श्रुति सागर को देखती है, फिर उसके दिमाग में कुछ खुराफात चलने लगता है। तो वो रिया से कहती है, रिया तुम सागर को भी रखी बांध दो। ये सुनते ही सागर के दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई और वो अपनी आंखें फाड़े श्रुति को देखने लगता है और मन में कहता है, हम इन्हें अपनी बीवी बनाना चाहते हैं और हमारी बहन तो इन्हें सीधे बहन बनाना चाहती है। प्लीज भगवान बचा लीजिए, प्लीज रिया आप मना करिए कि आप हमें रखी नहीं बांधेंगी। इतना कह के वो बड़े ही उम्मीद से रिया को देखने लगता है, लेकिन रिया भी उसके उम्मीद पे पानी डालते हुए कहती है, दी बांधने को मैं बांध दूं, लेकिन मेरे पास राखी नहीं है। तो श्रुति अपनी आंखें मटकाते हुए कहती है, हमारे पास है न। इतना कह के वो अपने हैंड बैग में से एक राखी निकाल के उसे देते हुए कहती है, ये लो। रिया के हाथ में राखी देख के और उसे अपनी तरफ बढ़ता देख के सागर अपनी रोनी शक्ल बना के श्रुति को देखने लगता है, लेकिन श्रुति मुस्कुराते हुए उसे देखे जा रही थी। तभी अचानक से उसका फोन बजने लगता है, तो वो फोन के स्क्रीन पे देखता है तो शावी का कॉल होता है। शावी के फोन को देख के वो मन में कहता, दी आप हमारी सेवियर हो। इतना कह के वो फोन उठा के कहता है, हेलो सर, सॉरी सर थोड़ा बिजी था, लेकिन आपका काम हो जाएगा। इतना खाते हुए वो इशारे से बताता है कि उसके कंपनी से कॉल है और वो तुरंत वहां से उठ के चला जाता है, जिसकी ये हरकत देख के सभी की हंसी छूट जाती है, क्योंकि सब कहीं न कहीं समझ गए थे कि सागर रिया को पसंद करता है। सबको हंसता देख रिया सबकी तरफ देखने लगती है। इधर सागर एक तरफ आके शावी से कहता है, थैंक गॉड दी अपने बिल्कुल सही समय पे कॉल किया है, आपने आज तो बचा ही लिया। तो शावी उद्धार से कहती है, क्या कह रहे हो तुम, ये श्रुति ने हमें तुरंत अर्जेंट तुम्हें कॉल करने के लिए क्यों कहा। सागर कुछ कहता कि श्रुति उसके हाथ से फोन लेके अपने कान पे लगा के सागर के कान को मोड़ते हुए कहती है, क्योंकि अभी इनकी होने वाली प्रेमिका इनकी बहन बनने जा रही थी और इन्होंने हमसे ये बात छुपाई, तो हमने इनको उसकी सजा दे दी। इतना कह के वो शावी को सब बता देती है, तो शावी भी सारी बात सुन के हंसने लगती है। शावी को हंसता देख सागर कहता है, दी आप हमारी हालत पे हंस रही हैं, आपको ही सबसे पहले हमने अपनी दिल की बात बताई थी। ये सुन के श्रुति हैरान होके कहती है, मतलब शावी को पता है लेकिन हमें नहीं। इसे सागर या शावी कुछ कहते कि श्रुति शावी से कहती है, तुझे हम बाद में बात करते हैं, पहले थोड़ा इससे निपट ले। इतना कह के वो फोन रख देती है। फिर सागर की तरफ देख के अपने दोनों कमर पे हाथ रख के कहती है, ये सब क्या है। तो सागर पीछे से आके उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए उसे हग करके कहता है, दी आप गुस्सा न हो, हम सब बताएंगे। तो श्रुति मुंह फूला के कहती है, पक्का। तो सागर हाँ कहता है। तभी पीछे से रिया उन दोनों को खाने के लिए बुलाने आती है, तो दोनों सबके साथ खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। राघव के घर से श्रुति को आते आते शाम हो चुका होता है। वो आती है, फ्रेश होके बेड पे लेट जाती है और आज के बारे में सोचते हुए कहती है,
सूरज को तो पता चल गया है कि हम सबको उसकी सच्चाई पता है, लेकिन कैसे और ये आशीष कहाँ गया जो मिल ही नहीं रहा है, और अब उसका आगे का प्लान क्या है, क्योंकि सागर सही सलामत तो आ गया ये बात तो उसे बर्दाश्त हो नहीं रही होगी और वो इस वक्त काफी भौखलाया भी होगा, तो पक्का वो कुछ नया करने की सोच रहा होगा। उसके कुछ करने से पहले ही हमें कुछ सोच के रखना होगा। वो ये सब सोच ही रही ठीक ही उसका फोन बजाता है। वो फोन उठा के देखती है तो सागर का कॉल रहता है। फोन को उठाते हुए कहती है सागर बोलो क्या हुआ। तो सागर कहता है कुछ हुआ नहीं है दी, वो तो बस हम ये पूछ रहे थे कि आप सही से पहुंच गई न। तो श्रुति बैठते हुए कहती है अरे वाह, आपको फुर्सत मिल गई अपनी रिया को निहारने से, जो आपको हमारी याद आई, हम तो बड़े खुशनसीब हुए। ये सुन के सागर कहता है बस करे दी, आप कितना ताना मारती हैं, वैसे हमें आपको एक बात बतानी है। तो श्रुति लापरवाह तरीके से कहती है बोलो। सागर उसको इतना लापरवाह देख के पहले अपने सर को अनिश्चितता से हिलाता है, फिर उसे आशीष के बारे में सब कुछ बता देता है। उसकी सारी बात सुन के श्रुति हैरान हो जाती है और अब उसे समझ में आ जाता है कि ये बात आर्यन को कैसे पता चला। वो सागर से कुछ कहती कि उसके फोन पे अभय का कॉल आने लगता है, तो वो सागर को बाद में कॉल करने के लिए कह के वो तुरंत अभय का कॉल श्रुति फोन उठा के चहकते हुए कहती है हाँ सर बोलिए। तो उधर से एक गंदी सी हंसी हंसते हुए दूसरे इंसान की आवाज आती है कौन सर, तुझे तेरे भाई ने बताया नहीं मेरे बारे में क्या, या बोलूं कि आपके भाई ने आपको कुछ बताया नहीं। मिस श्रुति सक्सेना, आर्यन की आवाज अभय के फोन पे सुन के श्रुति परेशान होके कहती है आर्यन तुम अभय सर कहाँ हैं और उनका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। अभय के लिए श्रुति की फिक्र देख के वो अपने दांत को पीसते हुए कहता है बस यही फिक्र मुझे मेरे लिए चाहिए थी तुमसे, जो तुम अभी इस अभय को दे रही हो। उसकी बात सुन ले श्रुति कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अभय सर कहाँ है। आर्यन फिर से अभय का जिक्र सुन आर्यन कहता है चुप, बिल्कुल चुप अब बस। वैसे तुझे क्या लगता है मैं तेरे प्यार में इतना पागल हूँ कि मैं अभी तक शांत रहा तो आगे भी शांत रहूंगा। बहुत हो गया, लेकिन अब नहीं रही बात तेरे प्यार अभय मल्होत्रा की। अब तक तो तू समझ ही गई होगी कि अगर तुम्हारे प्यारे अभय सर का फोन मेरे पास है तो नॉर्मल सी बात है, वो भी मेरे पास ही होंगे। अब क्या ही बेवजह मुखौटा पहनूं, जब तुम मेरे बारे में सब जान ही चुकी हो तो बस सीधे सीधे खेल खेलते हैं आमने सामने। आर्यन की बात सुन के श्रुति की मुठ्ठियां भीग जाती हैं और वो गुस्से से कहती है सूरज सिंघानिया। वो इतना कहती कि आर्यन उसकी बात को काटते हुए कहता है चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, और एक बात, कोई चालाकी मत करना, क्योंकि वो जिसके लिए तुम लड़ रही हो वो मेरा मतलब रिया भी मेरे पास। तुमने एक भी गलती की और दोनों की जाने जाएंगी, समझी। तो अपने दिमाग के घोड़े पे थोड़ा ब्रेक लगा और शांति से मेरे पास आओ और मुझसे शादी करो। उसकी बकवास सुन के श्रुति उससे बोलती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, लग रहा है तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। तुम हमारे साथ हम, और शादी जो आदमी एक क्रिमिनल है उसके साथ हम शादी करेंगे, तुम्हारे सपने में भी नहीं भूल जाओ। तभी फोन के दूसरी तरफ से आवाज आता है सपना। इतना कह के वो पहले हंसता है, फिर कहता है समझ गया, ठीक है मत फिर, लेकिन अगर तुम्हारे अभय को या फिर रिया को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। अब सोच लो, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या फिर अभय की जान और बाद में रिया की जान। उसकी धमकी सुन के श्रुति भी धमकी भरे स्वर में कहती है भूलो मत कि तुम किसे मारने की बात कर रहे हो सूरज। तभी सूरज फोन की दूसरी तरफ से कहता है तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। रिया ने तुम्हें तो बताया ही होगा अच्छे से कि मैं कैसा इंसान हूँ। तो उसकी बात सुन के श्रुति भी उसी के लहजे में कहती है तो भूलो मत सूरज सिंघानिया कि हम कौन हैं। हम रिया नहीं हैं, हम श्रुति सक्सेना, और अगर तुमने हमें प्रोवोक करने की कोशिश की तो हम तुम्हारे प्यार लंका को जला के राख कर देंगे और हमें हनुमान जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे। उसकी बात सुन के वो बोलता है तो जला दे, उसके लिए भी पहले तुझे मेरे पास आना होगा, और तेरे पास अब सिर्फ 2 घंटे हैं, तो जल्दी से अपने हॉस्टल के नीचे पहुंचो क्योंकि वहां पे मेरा आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा। एक बात और, गलती से भी तुमने किसी से कुछ कहने की कोशिश या बताने की कोशिश की तो तेरे अभय मारने में टाइम नहीं लगेगा। स्पेशली तू अपने भाई और उस चमचे दोस्त से दूर रहना, उन्हें भनक भी लगनी नहीं चाहिए, और तू कोई चालाकी करेगी तो मेरे आदमी पूरे समय तेरे पे नजर बनाए हुए हैं, समझी। और अभी अभी जो तू लिख रही है ना नोट, वो लिखना बंद कर, समझी। इतना कह के वो फोन कट कर देता है। श्रुति उसकी बात सुन के हैरान होके चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता है।
वो समझ जाती है कि उसके पे काफी अच्छे तरीके से नजर रखा जा रहा है, शायद उसके फोन पे भी नजर रखी जा रही है। वो यही सब सोच रही थी और खुद से कहती है, कैसे हम बताए कि अभय सर और रिया मुसीबत में हैं। वो कुछ सोचते हुए सागर को कॉल करती है तो सागर फोन उठते हुए कहता है, भाई। सागर अचानक से उसके मुंह से अपने लिए भाई शब्द सुन के हैरान हो जाता है और वो कुछ पूछता कि श्रुति आगे कहती है, भाई प्लीज। उसकी बात सुन के सागर हैरान होके पहले मन में कहता है, ये दी का दिमाग तो ठीक है न, वो हमें भाई और प्लीज बोल रही है कहीं कुछ। वो इतना सोचते हुए कहता है, आपको कुछ चाहिए क्या दी जो आप इतने प्यार से बात कर रही हैं। तो श्रुति हंसते हुए कहते हैं, अरे नहीं हमें कुछ चाहिए नहीं, अब हम तुम्हें भाई कह के भी नहीं बुला सकते क्या। इतना कह के वो कुछ सोचते हुए आगे कहती है, भाई वो हम ये कह रहे थे कि हमें प्यार के बारे में सोचना चाहिए। ओके चल अब बाय, हम फोन रखते हैं। श्रुति के फोन रखने के बाद सागर असमंजस में अपने हाथ में पकड़े फोन को घूरते हुए कहता है, ये दी को क्या हो गया है। दी बहकी बहकी बातें क्यों कह रही थी। भाई प्लीज हमें प्यार के बारे में सोचना चाहिए था। क्या था ये सब। ये कहते हुए वो उसकी बात का मतलब निकालने लगता है। सागर को जब कुछ समझ नहीं आता है तो उसे अचानक से अपने और सूरज के बीच की बात याद आती है जब वो किडनैप था। फ्लैशबैक। सागर एक कुर्सी पे बेहोश बंधा पड़ा हुआ था, तभी उसके पास सूरज आता है। उसे बेहोश पड़ा देख वो वहां पे रखा जग का पानी उसके मुंह पे डाल देता है, जिसकी वजह से उसे होश आ जाता है और वो धीरे धीरे से अपनी पलकों को खोल के देखता है तो उसे अपने सामने सूरज खड़ा नजर आता है। तो वो उसे देख के अनदेखा कर देता है, जैसे वो उसके सामने खड़ा है ही नहीं। उसके इस हरकत पर सूरज चिढ़ जाता है और कस के उसके मुंह पे मुक्का मारते हुए कहता है, क्या हुआ अब तुझे। अभी तक तो तू मुझे यानी सूरज सिंघानिया को ब्लैकमेल कर रहा था, अब क्या हुआ। उसकी बात सुन के सागर बस एक कोने से मुस्कुरा देता है। तो सूरज कहता है, मुस्कुरा मत, तुम सब ने मिलके मेरे साथ खेल खेला ये जानते हुए भी कि मैं कौन हूँ और मेरी श्रुति ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मेरे सामने सीधा बनने का नाटक किया। तो सागर उसकी बात सुन के उसे कहता है, अपने गंदे जुबान से तो उनका नाम न ले, वो दी है मेरी और तेरी तो कभी हो नहीं सकती, समझा। उसकी बात सुन के सूरज उससे सवाल करता है, तुम सबको पता कैसे चला। मैंने तो पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया था, उसके बावजूद भी तुम्हें कैसे पता चला। तो सागर हंसते हुए कहता है, तुम भूल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े थे। हाँ मानता हूँ मेरी बहन भोली है बहुत और आसानी से उसे कोई भी अपने जाल में फंसा सकता है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है, समझे तुम। उसकी बात सुन के सूरज बस उसे घूरने लगता है। तभी सागर आगे कहता है, और तुम्हें लगा क्या कि तुम जैसे कुत्ते के बारे में हमें पता करने में मुश्किल होगी, बिल्कुल भी नहीं। और भूलो मत, नाम बदलने से इंसान के द्वारा की गई उसके काले कारनामे नहीं बदलते हैं, समझा। और तू इतने बड़े बाप की औलाद है कि तुम नाम बदलोगे और सब बदल जाएगा। वैसे ये सब अपनी जगह है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुमने नाम बदला क्यों। क्योंकि तुम अपने असली नाम से अब तक बच रहे थे, फिर क्यों। उसका सवाल सुन के सूरज हंसता है, फिर झुक के उसके आंखों में आंखें डालते हुए बोलता है, ये नाम तेरी बहन के लिए कि मैं उसे अपना बना के उसे अपने बिस्तर तक ले जा सकूं। ये कहते हुए वो उससे दूर हो जाता है। सागर ये सुनते ही उसे गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से सूरज को देखता है और खुद छुड़ाने की कोशिश करता है कि वो सूरज के मुंह पे एक मुक्का जड़ सके। उसकी कोशिशों को देख के सूरज कहता है, शांत गढ़ाधारी भीम, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, सूरज के पकड़ से निकलना इतना आसान नहीं है। उसकी बात सुन के सागर उसे गुस्से से देख के कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई है मेरी बहन का अपने इस घटिया जुबान से लेने का। तू मुझे बस एक बार छोड़, फिर बताता हूँ तुझे। तू मेरी बहन के साथ होने का सपना देखते देखते कहीं जेल में मत पहुँच जाना, और पहुँचाने वाली कहीं मेरी बहन ही न हो, समझा। और वो तेरी कभी नहीं हो सकती। सागर की बात सुन के सूरज उसके चेहरे पे एक मुक्का जड़ देता है। मैं अब तक शांत था क्योंकि तू उसका भाई है, और ये बात जान लो कि वो सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी, समझे। इतना कह के वो वहां से जाने लगता है तो सागर कहता है, ओ ना होने वाले जीजा, ओ सॉरी, आई मीन सूरज, सुनना तो सही। सागर की आवाज सुन के सूरज पीछे मुड़ के उसकी तरफ देख के कहता है, मैंने तुम्हारे मुंह पे टेप नहीं लगाया है तो तुम्हें बोलने की छूट मिल गई है। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो, मैं सूरज सिंघानिया हूँ। उसकी बात सुन के सागर अपने आंखों को मटकते हुए कहता है, ओ तो आर्यन कहाँ गया।
फिर सीरियस होते हुए कहता है, ओ सूरज, आर्यन और न होने वाले जीजा, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो सूरज उसे देख के कहता है, बोलो क्या बात, वैसे भी अब कब तुम्हारे साथ क्या हो जाए कौन जानता है, तो आखिरी इच्छा तुम्हारी सुन लेता हूँ। इतना कहते हुए वो उसके सामने एक कुर्सी रखता है, फिर उस पे बैठ के अपने पैर पे पैर चढ़ा लेता है। उसके बैठने के बाद सागर भाड़ा मासूम बनते हुए कहता है, वैसे तुम अमीर तो बहुत हो, अगर तुम चाहो तो हम एक डील सकते हैं। शायद मैं अपनी दी को पटाने के लिए कोई तरकीब बता दूंगा। उसकी बात सुन के आर्यन कहता है, तू मुझे पागल समझ के रखा है क्या? तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? क्योंकि तू मुझे इतना बेवकूफ़ तो लगता नहीं है कि तू अपनी बहन को मेरे हवाले करोगे। तो ये तुम बताओ कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? उसकी बात सुन के सागर काफी सीरियस होते हुए कहता है, रिया। रिया का नाम सुन के सूरज सागर को देखने लगता है। तो सागर उसे हैरान परेशान देख के कहता है, तुमने पूछा था न कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तो बस रिया चल रही है, उसके माँ बाप का मौत चल रहा है, उसका प्यार का मौत। इतना कह के वो सूरज को देखने लगता है। सूरज हैरान होकर उसे देखता है, फिर कहता है, रिया वो तो कब का मार चुकी है, जैसे मैंने उसके माँ बाप और उसके प्यार को मारा था उसी तरह वो भी मर चुकी हैं। तो सागर उसे देख के कहता है, बस इन्हीं सब का मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ। तो सूरज उसकी कुर्सी पे बैठे हुए ही उसकी तरफ झुकते हुए कहता है, तू है कौन? उसका तो प्यार कोई और था न, तू कौन आ गया भागते भागते? उसने किसी नए लड़के को भी पटा लिए। वाह, वैसे लड़की थी, कमाल की रात गुजारी तूने, वो बेशर्मों की तरह कहे जा रहा था। इधर सागर ये सब सुन के उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो अपने अंदर के गुस्से को शांत करने लगता है। फिर अपनी आंखें खोल के उसे घूरते हुए कहता है, तुझे पता भी है कि तूने उसके साथ किया क्या है? उसकी बात सुन के सूरज नाचते हुए बोलता है, तू क्या कह रहा है? मैंने ही उसकी जिंदगी बर्बाद की और तू मुझसे ही पूछ रहा है कि मैंने क्या किया है? मुझे से पता है कि कैसे मैंने उसके माँ बाप को मारा और उसी के घर में जला दिया। फिर उसे देख के वो आगे कहता है, तू मेरे इलाके में आके मुझसे कहेगा कि मैं तुमसे बदला लूंगा? भूल मत कि मेरे सामने तेरी कोई औकात नहीं है और मुझे अब तुझे मरना पड़ेगा भी तो मारने से पीछे नहीं हटूंगा। और वैसे भी कुछ ही देर का मेहमान है, तो याद कर ले अपनी बहन को अब, क्योंकि तेरी बहन सिर्फ मेरी है। अगर मुझे अभय को मरना पड़े तो मैं उसे भी मार दूंगा और श्रुति को अपना बनाऊंगा। इतना कह के वो वहां से चला जाता है। सागर उसकी बात सुन के बस तिलमिला जाता है। प्रेजेंट टाइम। सागर अपनी सोच से बाहर आता है तो उसे अब कुछ समझ आता है। तो वो तुरंत किचन की तरफ जाके दाई माँ से पूछता है, आंटी। सागर की आवाज सुन के दाई माँ उसकी तरफ देख के उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, आपको कुछ चाहिए तो आप वहीं से आवाज लगा देते, यहाँ पे क्यों आ गए? उसकी बात सुन के सागर कहता, अरे नहीं आंटी, हमें कुछ चाहिए नहीं, वो हम ये पूछ रहे थे कि रिया कहाँ है, वो दिख नहीं रही है। तो दाई माँ मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है, आप कुछ ज्यादा ही उनके बारे में पूछ रहे हैं। इतना कह के वो उसे देख के मुस्कुराने लगती है। तो सागर झेप जाता है और सिर नीचे करते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है आंटी। तो दाई माँ मुस्कुराते हुए कहती है, उसे राघव का कॉल आया था तो वो उसके पास ही गई हुई है। ये सुन के सागर दाई माँ को धन्यवाद कह के बाहर आता है और कुछ सोचते हुए राघव को कॉल करके बोलता है, राघव भैया रिया आपके साथ है? तो राघव कहता है, नहीं वो मेरे साथ तो नहीं है। तुम क्यों पूछ रहे हो? तो सागर हैरान होते हुए कहता है कि दाई माँ तो कह रही है कि उसके पास आपका कॉल आया था और वो आपके मिलने के लिए ही गई है। ये सुन के राघव भी परेशान होके कहता है, पागल हो मैं, ऐसा उसे क्यों बोलूंगा ये जानते हुए कि उसके पे खतरा है, और अगर मुझे कुछ कहना भी होगा तो मैं उससे घर पे बात कर लेता, फिर मैं उसे क्यों बाहर अकेले बुलाऊंगा? राघव की बात सुन के सागर परेशान हो जाता है। तो राघव उससे पूछता है, हुआ क्या है? तो सागर उसे कहता है, दी ने हमारे प्यार के बारे में सोचने को कहा है और भी बहकी बहकी बातें कर रही थी, कहीं वो मुसीबत में तो नहीं है न। इतना कह के वो उसे पूरी बात बता देता है। उसकी बात सुन के राघव भी सोच में पड़ जाता है। उसकी बात सुन के राघव कहता है, रुको मैं पहले रिया को कॉल करता हूँ। इतना कह के वो सागर का फोन रख के रिया को कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा था। वो 3-4 बार कोशिश करता है लेकिन नंबर उसका लगता ही नहीं है। तो वो अब और ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने माथे पे हाथ रख के सागर की बात को सोचने लगता है, जो उससे श्रुति ने कहा था सोचने लगता है। तभी वो सागर को श्रुति ने जो कहा था वो याद आता है।
प्यार के बारे में सोचना चाहिए, उसे कहीं थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है तो वो खुद से कहता है। श्रुति का प्यार मिस्टर मल्होत्रा है तो कहीं रिया के साथ मिस्टर मल्होत्रा भी किसी मुश्किल में तो नहीं है न। इतना कह के वो तुरंत अभय को कॉल करता है, लेकिन उसका भी नंबर नहीं लगता है। तो वो अब परेशान सा अभय के घर के लिए निकलता है और कार को ड्राइव करते हुए ही सागर को कॉल करके कहता है, मुझे लगता है रिया और मिस्टर मल्होत्रा दोनों ही किसी खतरे में हैं, जिनकी वजह से अब श्रुति भी खतरे में है। लेकिन कैसा खतरा ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों में से किसी का नंबर नहीं लग रहा है। और अभी मैं मिस्टर मल्होत्रा के घर जाके पता करता हूँ। अगर वो वहाँ नहीं मिलते हैं तो मैं पापा की मदद लेके अब कमिश्नर अंकल से बात करता हूँ कि वो हमारी मदद करे इन दोनों को ढूंढने में। तब तक तुम किसी तरह श्रुति और रिया का पता लगाने की कोशिश करो। इतना कह के वो फोन रख देता है। दूसरी तरफ सागर भी अब सोचने लगता है कि वो क्या करे, क्योंकि श्रुति ने उसे कुछ बताया नहीं था कि वो कहाँ है। तभी उसे याद आता है कि दी के पास एक दूसरा फोन भी है जो वो हमेशा इमरजेंसी के समय यूज करती है। तो वो तुरंत अपने लैपटॉप को लेके श्रुति के उस नंबर को ट्रेस करने लगता है, क्योंकि वो जानता था इस वक्त श्रुति के पास यही फोन होगा। इधर श्रुति भी सूरज के बताए जगह पे पहुंच जाती है और वो अंदर आते हुए सूरज को पुकारती है। तभी वहां की रोशनी जल जाती है तो उसकी नजर सामने कुर्सी से बंधे अभय पे जाती है, जो बेहोश पड़ा हुआ था। उसे ऐसी हालत में देख के श्रुति की आंखें भर आती हैं और वो तुरंत उसके पास जाके उसके गाल को थपथपाते हुए कहती है, सर प्लीज होश में आइए, देखिए हम आ गए और अब हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, प्लीज सर होश में आइए। वो बार बार उसके गाल को थपथपाए जा रही थी। तभी अभय भी धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो उसे सामने धुंधली सी श्रुति नजर आती है। तभी वो एक बार अपनी आंखें बंद करके फिर से खोलता है तो उसे अब साफ साफ श्रुति नजर आती है और उसकी आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती है, सर आप ठीक तो हैं न, आप चिंता मत करिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, थैंक गॉड आपको होश आ गया। इतना कहते हुए वो उसके हाथ की रस्सियों को खोलने लगती हैं। अभय बस उसे हैरान देख रहा होता है। तभी उसे कल रात का याद आता है कि कैसे एक आदमी उसके सामने फेक एक्सीडेंट का दिखावा किया था और अभय अपनी कार को रोक के उसकी मदद कर ही रहा था कि किसी ने पीछे से उसके गर्दन पे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से वो उस दूसरे आदमी को देखते हुए बेहोश हो जाता है। और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। अब सीधे उसकी आंखें खुली हैं तो वो हैरान होके पूछता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? उसकी बात सुन के श्रुति कोई जवाब देती कि उस पूरे कमरे में सूरज की आवाज दौड़ती है। उसका जवाब मैं देता हूँ, मैंने तुम्हें किडनैप करवाया है कि तुम्हारा नाम लेके मैं श्रुति को यहाँ बुला सकूँ और श्रुति यहाँ आए और मैं उससे शादी कर सकूँ। और देखो श्रुति तुझे बचाने के लिए यहाँ पगलों की तरह आ भी गई। फिर वो श्रुति से कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है श्रुति, अपने अभय सर को छुड़वाने की थोड़ा सा सब्र करो, जैसे ही मेरी तुमसे शादी होगी तेरा पहला प्यार सही सलामत छूट जाएगा और अगर कोई होशियारी की तो मेरे आदमी तुम्हारे पहले प्यार को मारने में वक्त नहीं लगाएंगे। सूरज ये सब कह रहा था कि तब तक चारों तरफ आर्यन के आदमी आ जाते हैं, जिसे देख के श्रुति गुस्से से कहती है, तुम्हें क्या लगता सूरज सिंघानिया हम और तुमसे डरेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और तुम अपने दिमाग से ये गलत फहमी निकाल दो कि अगर हम यहाँ आए हैं तो तुमसे शादी करेंगे ही। इधर दूसरी तरफ राघव अभय के घर पहुँच के अंदर आता है, सबको नमस्ते बोलते हुए कहता है, वो मिस्टर मल्होत्रा घर पे हैं? तो अर्जुन कहता है, नहीं वो तो घर पे नहीं है, कल रात में उसका मैसेज आया था कि वो अपने किसी केस के सिलसिले में शहर के बाहर जा रहा है, आपको कोई काम है? तो राघव कहता है, हाँ मुझे उन्हीं से कुछ काम था, थैंक यू। वैसे अगर वो आते हैं तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ये रहा मेरा कार्ड। इतना कह के वो अपने वॉलेट से अपना विजिटिंग कार्ड दे देता है। तो अर्जुन हाँ में सर हिलाता है तो राघव तुरंत वहां से निकल के कहता है, मतलब मेरा शक सही था, मिस्टर मल्होत्रा और रिया दोनों किसी खतरे में हैं और ये पक्का उस सूरज का किया धरा है। तभी उसका फोन बजता है तो वो फोन उठा के कुछ कहता कि सागर कहता है, राघव भैया आप दी के पास जाइए, हमने आपको उनका लोकेशन भेज दिया और हम रिया को सही सलामत छुड़ा लेंगे, आप मुझ पे भरोसा रखिए। इतना कह के वो फोन रख देता है और राघव उस लोकेशन को देखता है, फिर फोन पे कमिश्नर से बात करते हुए उनके ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ श्रुति की बात सुन के सूरज झुंझलाते हुए कहता है, कब से तेरा एक ही राग सुन रहा हूँ कि तू शादी नहीं करेगी, देखता हूँ कैसे नहीं करती है।
सूरज बोले जा रहा था लेकिन श्रुति चारों तरफ देख के सूरज को ढूंढ रही थी लेकिन वो उसे दिख ही नहीं रहा था। तभी सूरज अपने आदमी को कहता है, सभी के सभी इस अभय मल्होत्रा को चोट पहुंचाओ जब तक ये हामी नहीं भरती मुझसे शादी करने के लिए। इतना कह के वो सीट पे टेक लगा के सामने रखे मॉनिटर के स्क्रीन पे देखने लगता है। श्रुति उसकी बात सुन के कुछ कहती कि उसे सामने से ढेर सारे आदमी नजर आते हैं तो वो अपनी आंखें बंद करती है, फिर खोल के अभय की तरफ देख के कहती है, वैसे सर हमें ये तो नहीं पता कि आप WWW फाइट मैच देखते हैं या नहीं, लेकिन आज आपको हमारा लाइव शो देखने को मिलेगा तो एंजॉय इट। वैसे आपको पॉपकॉर्न के बिना ही एंजॉय करना पड़ेगा। इतना कह के वो अपने बालों का जुड़ा बनाती है, फिर अपने गले में से दुपट्टे को निकाल के अपने हथेली पे लपेटने लगती है। फिर सूरज के आदमियों से लड़ने के लिए आगे बढ़ती कि अभय कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, यहाँ पे कोई मजाक चल रहा, अपने सामने देखो ये इतने सारे हैं, तुम इनसे अकेले कैसे लड़ोगी और तुम मेरी परवाह छोड़ो और यहाँ से जाओ। तो श्रुति उसकी तरफ मुस्कुरा के देखते हुए कहती है, आपकी परवाह नहीं सर, हम बस जिनसे प्यार करते हैं उनकी परवाह करते हैं और हम आपसे भी प्यार करते हैं और हमारा दिल ये गवाही नहीं देता कि अपने प्यार को मुसीबत में छोड़ के चले जाओ। वैसे भी अगर हमें आपसे प्यार नहीं भी होता तब भी हम आपको यहाँ पे अकेले नहीं छोड़ेंगे। अब आपको जो भी बोलना है बोलिए, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। फिर सामने देख के कहती है, रही बात इनके तादाद की तो ये तो हमें भी नहीं पता कि हम इतने सारों से कैसे लड़ेंगे, लेकिन डोंट वरी हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। इतना कह के हो सबसे लड़ने के लिए उनके पास चली जाती हैं। अभय श्रुति की बात सुन के उसे सामने उन आदमियों से लड़ते हुए देख रहा होता है और मन में कहता है, क्यों कोई इंसान उसी इंसान से बेपनाह प्यार होता है जो उसे नहीं मिल सकता है। क्यों तुम मुझे इतना प्यार करती हो कि तुम्हें खुद की भी परवाह नहीं है। तुम मुझे बचाने यहाँ तक आ गई, क्यों ये जानते हुए कि मैं तुमसे बदले में कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा, फिर भी जबकि खतरा यहाँ तुम्हें है। इधर श्रुति सबसे लड़े जा रही थी लेकिन अभय तक किसी को पहुंचने नहीं दे रही थी। अब उसकी भी सांसें फूलने लगी थी लेकिन वो हार नहीं मान सकती थी, उसे भी काफी चोट लग चुकी थी। इधर मॉनिटर पे सूरज ये सब देख के हैरान था कि श्रुति अकेले इतने सारे लोगों से कैसे लड़ ले रही। तभी वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, अरे वाह, अपनी जिंदगी में तुमने इसे चुन के बहुत सही काम किया है। शायद पहली बार तुमने अपनी जिंदगी में ये अच्छा काम किया है। इतना कह के वो उस मॉनिटर रूम से बाहर आता है और अभय के पास पहुंच के उसके सर पे बंदूक रख तेज और भारी आवाज में कहता है, बहुत हो गया, सब के सब वहीं पे रुक जाओ। उसकी आवाज सुन के सब वहीं पे रुक जाते हैं और श्रुति की नजर जब सूरज पे जाती है जो अभय के सर पे बंदूक ताने खड़ा था, ये देख के वो उसकी तरफ जाती कि सूरज के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। तभी सूरज कहता है, एक बार और पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी या मैं तुम्हारे प्यार को तुम्हारे सामने मार दूँ। ये सुन के श्रुति के आंखों में अब डर नजर आने लगता है। वो कुछ कहती कि अभय बोल पड़ता है, नहीं मिस सक्सेना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम इससे शादी के लिए हाँ मत कहना। ये सुन के अभय उसके चेहरे पे एक मुक्का मारते हुए कहता है, तू चुप कर, तुझे क्या, तू शांति से बस तमाशा देख। तभी अभय गुस्से से उसे देखने लगता है लेकिन वो उसे अनदेखा करके श्रुति से कहता है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी या। इतना कह के वो एक बोलता है, फिर दो, फिर तीन बोल के गोली चला देता है। गोली की आवाज सुन के श्रुति अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर धीरे से रोते हुए अपनी आंखें खोलती है और सामने अभय को देखती है जो अभी भी जिंदा था। उसे जिंदा देख के वो एक गहरी सांस लेके अपनी आंखें बंद करके वापस खोलती है। इस वक्त उसके आंखों से आंसू बह रहे थे तो सूरज फिर से बंदूक उसके सर पे तानते हुए कहता, उप्स, शायद गोली गलती से निशाने से चूक हो गई लेकिन इस बार नहीं होगी। इतना कह के वो फिर से काउंटिंग करता है लेकिन इस बार श्रुति तुरंत उससे सुबकते हुए कहती है, हम तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्लीज अभय सर को कुछ मत करो और अभय सर को यहाँ से जाने दो। उसकी बात सुन के आर्यन कहता है, तुझे मैं पागल दिखता हूँ क्या कि मैं इसे छोड़ दूँ और तू अपनी होशियारी दिखा के मुझे चकमा दे के यहाँ से चली जाए। बिल्कुल भी नहीं, तेरी जान बसती है ने अपने अभय सर में, अब वहीं जान तुझे मेरा करेगा और तूने कोई भी होशियारी की तो मेरे आदमी इसी के चारों तरफ हैं। तभी अभय श्रुति की तरफ देख के कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तुम्हें इस आदमी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम मेरी चिंता छोड़ो और यहाँ से जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा।
उसकी बात सुन के सूरज अपने बंदूक के पिछले हिस्से से मरता है तो अभय के सर से खून और एक दर्द भरी चीख निकल जाती है। ये देख के श्रुति गुस्से से कहती है, हमने कहा न कि हम तैयार हैं तुमसे शादी करने के लिए, तो उन्हें चोट पहुंचाना बंद करो तुम प्लीज। श्रुति की बात सुन के सूरज अपने बंदूक के अगले हिस्से को अपने माथे पे स्क्रैच करते हुए कहता है, इतना प्यार। फिर अपने एक आदमी को कहता है, पहले इसका मुंह बंद कर और इसके हाथ पैर फिर से अच्छे से बांध दो और इसके सर पे बंदूक रख के खड़े हो जाओ, और जैसे ही ये कुछ होशियारी दिखाती है तो तुरंत इसके भेजे को उड़ा देना। तो उसका आदमी तुरंत अभय के मुंह पे टेप लगा देता है और उसके हाथ पैर को रस्सियों को और कस के बांध देता है। फिर अभय के बगल में खड़ा होके उसके सर पे बंदूक तान के खड़ा हो जाता है।